क्या आप अपनी दिनचर्या और अलग अलग कामों में इतने बिजी हैं कि आपको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता? क्या आप अपने सभी काम समय पर पूरे करते हैं? क्या आपके पास हर काम करने का कोई खास समय है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना सारा काम समय पर पूरा करना पसंद करते हैं और वे उसे समय पर पूरा भी करते हैं। वे टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वे वो हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि हर व्यक्ति जल्दी में होता है। हर कोई बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। हर कोई अपने सभी काम जल्दी से पूरा करना चाहता है, यानी हर कोई हर चीज बहुत जल्दी चाहता है, लेकिन परिणाम वह नहीं होता जो वह सोचता है, बल्कि होता है इसका उल्टा। क्या यह वही तेज रफ्तार संस्कृति है जिसका हिस्सा होने पर हर कोई गर्व करता है? क्या हमेशा थका हुआ, गुस्से में या परेशान रहना सामान्य बात है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वह उसमें सफलता चाहता है, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। सफलता किसे पसंद नहीं होती, लेकिन सफलता पाने से पहले व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे समय बदलता है, बहुत सी चीजें समय के साथ बदलती हैं, और इस बदलते समय और चीजों के साथ हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान भी सामने आते हैं। बस हमें उन समाधानों को समझने की जरूरत है। आज हम में से लगभग सभी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां टाइम को मैनेज न कर पाना, काम से डिस्ट्रैक्टेड हो जाना और प्रोडक्टिव न हो पाना है। इन चुनौतियों को हल करने के लिए आज आप जो नया सिद्धांत या नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वह है माइंड मैनेजमेंट। आज तक आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, टाइम मैनेजमेंट के नियमों को लागू भी किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको माइंड मैनेजमेंट के बारे में भी जानना चाहिए। हो सकता है कि माइंड मैनेजमेंट का यह कॉन्सेप्ट आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे, वो दिशा जिसकी तलाश आप आज तक कर रहे थे। इस वीडियो में आप माइंड मैनेजमेंट पर एक बहुत फेमस बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक डेविड कडावी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। इस किताब के लेखक डेविड कडावी कहते हैं कि उन्होंने कभी खुद को लेखक नहीं माना, क्योंकि उन्हें बचपन से ही लिखना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी किताब का प्रस्ताव मिला जिसे कोई मूर्ख ही मना कर सकता है। इसीलिए डेविड ने अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान किया कि वह एक किताब लिख सके। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास किताब लिखने के लिए पर्याप्त समय हो। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स कैंसिल कर दिए और इसके बजाय राइटिंग सेशंस रखना शुरू कर दिया। डेविड ने डेट पर जाना भी बंद कर दिया और यहां तक कि ग्रोसरीज और खाना भी घर पर ही मंगवाना शुरू कर दिया। डेविड ने अपनी किताब लिखने पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। एक लेखक के दिमाग में शब्दों का खजाना होता है और वह उनके साथ खेलता है, लेकिन डेविड के लिए यह इतना स्वाभाविक या आसान नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक भी शब्द नहीं लिख पाते। वो कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताते। फिर उन्हें खुद पर दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि डेविड को अगले कुछ हफ्तों में किताब का 25% काम पूरा करके प्रकाशक को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपने परिवार और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। हड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट में जाने का फैसला किया। वह अच्छी तरह जानते थे कि वहां जाकर भी वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें रिट्रीट में जाने का पछतावा था? बेशक, उन्हें इसका पछतावा था। डेविड ने सोचा कि शायद जगह बदलने से उन्हें अपनी राइटिंग प्रॉब्लम्स पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। डेविड को रिट्रीट के लिए हां कहने पर पछतावा होने लगा, इसलिए वह अपनी फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाने के लिए टहलने चले गए। वहां उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वह सड़क के दूसरी तरफ था। उसने डेविड को ऐसे पुकारा जैसे वे दोस्त हों। डिएगो ने हाथ के इशारे से डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगा। डेविड बेवकूफ नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो को जवाब दिया। उसे बात करने के बाद
डेविड को एहसास हुआ कि डिएगो सिर्फ बात करना चाहता था। उसे बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बहुत पसंद था। उनकी बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उसके बाद डेविड को काफी बेहतर महसूस हुआ। जब डेविड घर लौटे तो वह फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड बुक का पहला चैप्टर लिखने में कामयाब हो गए। इससे डेविड को समझ में आ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह लिख पाए। इसका कारण यह नहीं था कि डेविड ने लिखने के लिए समय निकाला था, क्योंकि उन्होंने पहले भी टाइम मैनेजमेंट किया था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट डेविड के लिए काम नहीं कर रहा था। अब डेविड को समझ में आ गया था कि लिखने के लिए समय की नहीं, बल्कि सही मेंटल स्टेट की जरूरत होती है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन इससे आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। क्या आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखते हुए जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? यह हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट आपको इस समस्या से उबरने में मदद कर सकता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी कार्य या समस्या को एक अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि मैं अभी क्या कर सकता हूं। ज्यादातर समय यह सवाल आपको टाल मटोल करने के लिए प्रेरित करता है। आप जानते हैं कि आपके पास कुछ करने के लिए फोकस और प्रेरणा नहीं है। दूसरी ओर माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी मेंटल स्टेट और काम एक दूसरे से मेल खाएं। इससे ऊर्जा और समय जैसे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। चैप्टर 2, रचनात्मक होना कोई आसान काम नहीं है। यह कोई किराने का सामान नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। रचनात्मकता की प्रक्रिया में समय लगता है। कहानी सुनाने, गाना लिखने या पेंटिंग बनाने के लिए आपको सही मेंटल स्टेट में होना चाहिए। डेविड क्रिएटिव मोड में आने के लिए 2 प्रकार की सोच का उपयोग करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का अर्थ है किसी समस्या के बारे में अलग और नए विचार उत्पन्न करना, जबकि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ है उपलब्ध जानकारी और विचारों का विश्लेषण करना और सही या सर्वोत्तम समाधान पर पहुंचना। आइए इन दोनों को राइटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं। आपके पास इसे कहने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इसे फॉर्मल तरीके से कहना चाहते हैं या आप इसे ऐसे कहना चाहते हैं जैसे आप किसी मित्र से बात कर रहे हो? क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते या आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपने इसे लिखा है? इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आप अपने ऑप्शंस में से एक को चुनते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग टोन आपके रीडर्स के लिए एक फ्रेंड जैसी हो। आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते क्योंकि आप इसकी पहचान हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। यही कारण है कि गुड क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। अपने फाइनल प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने के लिए आपको बेहतरीन आइडियाज की जरूरत होती है, लेकिन आपको ये आइडियाज कैसे मिलेंगे? अपने क्रिएटिव जोन की पहचान करके। आपका क्रिएटिव जोन वह समय और स्थान है जहां आप अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क करते हैं। क्रिएटिव वर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं। इसमें किसी लॉजिक या मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता। क्रिएटिव वर्क एक यूनिक थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इंटरनली यानी आंतरिक रूप से करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के अनुसार अंतर्दृष्टि अचानक महसूस होने वाली भावना या दृष्टिकोण में बदलाव है। अंतर्दृष्टि को यूरेका का कार्य भी माना जा सकता है, जो तब होता है जब आपको कुछ मिलता है और आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया आया है? इसे यूरेका या फाउंड इट मोमेंट कहा जाता है। यह तब होता है जब आपको अचानक अपने गाने के खोए हुए शब्द मिल जाते हैं या आपको अपनी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट प्लॉट मिल जाता है।
आप एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किस प्रकार की। लेकिन फिर अचानक आपको अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को पेंट करने की याद आती है, जो एक यूरिका मोमेंट हो सकता है, जिसके दौरान अपनी रचनात्मक जगह ढूंढना आसान हो सकता है। याद रखें कि यह टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट के बारे में है। जिस तरह आपकी बहुत सारी ऊर्जा आपके काम पर खर्च होती है, उसी तरह अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना या अपनी पेंटिंग या नोवेल पर काम करना भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा लेता है। इसलिए दिन का सही समय खोजें जब आपके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा हो। आपको अपने सिस्टम यानी अपने स्लीप साइकिल के साथ भी तालमेल बनाए रखना होगा। यह सिस्टम आपको दिन में जागते रहने में मदद करता है। इसे एक ऊपर जाती हुई लाइन के रूप में समझें। जितना आप जागते रहेंगे, आप उतने ही अलर्ट रहेंगे, लेकिन आपका स्लीप डेट आपको जागते और सतर्क रहने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक रात भी अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो आपका स्लीप डेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने स्लीप डेट को एक नीचे जाती हुई लाइन के रूप में सोचें, क्योंकि यह आपकी एनर्जी को कम करती है। आपके सिस्टम और स्लीप डेट दोनों की लाइन दोपहर के शुरुआती समय में लगभग 2:30 बजे मिलती है। यही कारण है कि आप इस समय सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से आपको अपने काम पर आसानी से फोकस करने में मदद मिलती है। सुबह के समय बहुत से लोग बहुत ही फोकस तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, बेस्ट वायोलिनिस्ट अपने दिन के पहले 2 से 4 घंटे लगन से अभ्यास करते हैं। मशहूर लेखिका विर्जीनिया वुल्फ और मनोविज्ञानी BFP भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जब लोग पूरी तरह से जागे हुए और सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं। डेविड ने अपने क्रिएटिव स्पॉट को हासिल करने का एक और तरीका बताया है। वह इसे फर्स्ट वेव रूल कहते हैं, जो उन्हें अपने काम को पूरा करने में डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर बिताते हैं, तो उसे फर्स्ट वेव रूल कहते हैं। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा संभव है? इसका जवाब है हां, यह बिल्कुल संभव है। अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें, यानी वो काम जो आपको करना ही है। ऐसा करने से आपके द्वारा उसे पूरा करने में आलस्य आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और साथ ही उस काम में कोई रुकावट भी नहीं आती। इस जरूरी सबक को सीखने के बाद आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है द 4 स्टेजेस ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। आप तब भी लिख और पेंटिंग कर सकते हैं जब आप वास्तव में कुछ भी नहीं लिख रहे हों या पेंटिंग नहीं कर रहे हों। लेकिन रचनात्मकता की प्रक्रिया सिर्फ लिखने और पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स इन्हें द 4 स्टेजेस ऑफ कंट्रोल या द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। पहली स्टेज है प्रिपरेशन। यह तैयारी की स्टेज है। यह वह समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे कि आपकी कहानी में कौन कौन से किरदार होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। यह विचार मंथन की स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी होती है कि आप एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं। डेविड ने भी अपनी किताब पर इसी तरह काम करना शुरू किया। एक समय था जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर जानकारी के ऐसे सोर्सेज खोलते थे। डेविड के आसपास किताबें, अखबार और पत्रिकाएं बिखरी रहती थीं। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था जिस पर वो पोटेंशियल टॉपिक्स और चैप्टर्स लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की वो समय की बर्बादी नहीं थी, ये उन्हें क्रिएटिविटी के अगले लेवल तक पहुंचने में मदद कर रहा था। दूसरी स्टेज है इंक्यूबेशन। इस स्टेज में स्टेज 1 में जमा किए गए विचार और जानकारी मन में जम जाती है। जैसे जैसे विचार धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, काम गहरा होता जाता है और नए कनेक्शन बनते हैं। अंकुरण की इस अवधि के दौरान कलाकार अपना ध्यान समस्या से हटा लेता है और मन को आराम करने देता है। यह वह समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोच रहे होते हैं, जैसे कि क्या वाकई ऐसा संभव है? इसका जवाब है हां, यह बिल्कुल संभव है। अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें, यानी वो काम जो आपको करना ही है। यह वह समय है
जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी और चीज पर काम कर रहे हो सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे हो सकते हैं। देखिए, हम सभी को समय समय पर ब्रेक की जरूरत होती है। किसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा कारगर नहीं होता। ऐसा करने से आप निराश और क्रोधित हो सकते हैं। इससे आपके लिए अपनी रचनात्मक जगह ढूंढना और तीसरी स्टेज की ओर बढ़ना मुश्किल हो सकता है, जो कि इल्यूमिनेशन यानी रोशनी की स्टेज है। तीसरी स्टेज है इल्यूमिनेशन। इस स्टेज में दूसरी स्टेज यानी इंक्यूबेशन स्टेज के बाद अंतर्दृष्टि मन की गहरी परतों से उभरती है और अक्सर नाटकीय ढंग से सचेत जागरूकता तक पहुंचती है। यह अचानक यूरिका मोमेंट है, जो तब आता है जब आप शावर में होते हैं, टहल रहे होते हैं या अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग कुछ करने में बिजी होते हैं। फिर अचानक समाधान खुद ही सामने आ जाता है। इस स्टेज को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह अचानक और अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसा कि बताया गया है, अगर आप जरूरी तैयारी नहीं करते हैं तो आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको पहली स्टेज पर बहुत समय देना होगा। आइए जानें कि पहली स्टेज आपको तीसरी स्टेज तक पहुंचने में कैसे मदद करती है। इसके लिए हम वर्ल्ड फेमस द बीटल्स बैंड के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक पॉल मैककार्टनी का उदाहरण लेंगे। पॉल ने यस्टरडे नाम के उस यादगार गीत की रचना बहुत ही अनोखे तरीके से की थी। उन्होंने अपने सपने में इस गीत की धुन सुनी थी। जब वे आधी नींद में जागे तो उन्होंने अपने पियानो पर उस धुन को बजाना शुरू किया और इस तरह इतिहास के सबसे महान गीतों में से एक की रचना हुई। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पॉल ने यस्टरडे लिखने से पहले भी कुछ गाने लिखे और कंपोज किए थे। वो सालों से संगीत बना रहे थे और इसी वजह से वो यस्टरडे जैसा गाना लिखने में सफल हो पाए। लेकिन उनका काम यहीं नहीं रुका। पॉल ने यह भी पक्का किया कि उन्होंने चौथी स्टेज भी ठीक से पूरी कर ली है, जो वेरिफिकेशन है। चौथी स्टेज है वेरिफिकेशन। इस स्टेज में शब्द लिखे जाते हैं, कल्पनाओं को रंग या मिट्टी में ढाला जाता है, व्यवसाय योजनाएं विकसित की जाती हैं। तीसरी स्टेज में जो भी विचार और अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई थी उसे विकसित किया जाता है। इसमें आप कंफर्म करते हैं कि आपका आइडिया पूरी तरह से वैलिड और ब्रिलियंट है। आप डबल चेक करते हैं कि कुछ भी छूट तो नहीं गया है। पॉल को इस बात पर 100% यकीन नहीं था कि जिस धुन पर उन्होंने ये गाना बनाया है वो धुन पूरी तरह से नई है। पॉल ने सोचा कि शायद यह कोई ऐसी धुन हो जो उन्होंने पहले सुनी हो। उस समय कोई ऐसा एएमपी या सॉफ्टवेयर नहीं था जो यह बता सके कि कोई धुन नई है या पुरानी। इसलिए पॉल ने 1.5 साल यह पक्का करने में लगा दिया कि धुन नई है और उनकी अपनी है। इस दौरान उन्होंने अपने गाने में बदलाव लाने पर कड़ी मेहनत की, जैसे गीत के बोल, धुन और अरेंजमेंट में सुधार करना। अगर आप क्रिएटिविटी प्रोसेस की हर स्टेज में अपना समय नहीं लगाते हैं तो आप कभी भी मास्टरपीस नहीं बना सकते। इसके लिए आपको क्रिएटिविटी प्रोसेस की हर स्टेज से गुजरना होगा। नेक्स्ट चैप्टर, द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क, यानी रचनात्मक कार्य की 7 मानसिक अवस्थाएं। डेविड के पास कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, लेकिन उनके पास करने के लिए काम और जाने के लिए जगहें थीं जो उन्हें लिखने के लिए सही मूड में लाने में मदद करती थीं। वह अपनी छोटी नोटबुक में लिखने के लिए जॉन हैनकॉक सेंटर की 95वें मंजिल पर जाते थे। शुरुआत में ये विचार बिखरे हुए थे, लेकिन उन्हें लिखने के बाद डेविड को अन्य चीजें दिखाई देने लगीं जो उन्हें लगा कि उन्हें अपनी किताब में शामिल करनी चाहिए। जॉन हैनकॉक सेंटर ने डेविड को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद की। डेविड को एप्सन कॉफी नाम की एक कॉफी शॉप बहुत पसंद थी। खूबसूरत नजारा और कॉफी बीन्स की खुशबू ने इसे लिखने के लिए एक बेहतरीन जगह बना दिया। डेविड की तरह आप भी अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति इन 7 मानसिक स्थितियों में से एक हो सकती है। पहली है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट। यह मेंटल स्टेट तब होती है जब आप कोई योजना बनाते हैं। आप तय करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे।
आप यह भी तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डेविड जॉन हैनकॉक सेंटर में यही करते थे। दूसरी है एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। यह रिसर्च करने के बारे में नहीं है। इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट में यह कहा जाता है कि अपनी जिज्ञासा को बेलगाम होने दें और इसके लिए गिल्टी फील न करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कोई पेंटिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप रिसर्च करते हैं कि आपको किस तरह की पेंटिंग बनानी चाहिए और इस प्रक्रिया में आप पेंटिंग के इतिहास पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं। आप अपनी जिज्ञासा को मुक्त कर देते हैं, यानी आजाद कर देते हैं। तीसरी है रिसर्च मेंटल स्टेट। यह वह जगह है जहां आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस और आंसर्स की तलाश करते हैं। डेविड ज्यादातर समय इसी मेंटल स्टेट में रहते हैं। वह रिसर्च करते हैं कि चैप्टर कैसे बनाया जाए या कैसे वेरीफाई किया जाए कि वह अपनी किताब में जो तथ्य लिखने जा रहे हैं वे सही हैं। चौथी है जनरल मेंटल स्टेट। यह वह स्टेट है जहां आप एक्चुअल मेंटल स्टेट में काम कर रहे होते हैं। आप पहले से दी गई मेंटल स्टेट में एकत्रित विचारों को मिलाकर कुछ बनाते हैं, जैसे कि अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवी है पोलिश मेंटल स्टेट। यह स्टेट आपके द्वारा पिछली स्टेट में किए गए काम को एडिट करने और तराशने के लिए है। उदाहरण के लिए लिखते समय आप पक्का करते हैं कि आपके वाक्य अर्थपूर्ण हो। पेंटिंग में आप जांचते हैं कि कैनवास पर कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जिसे आपने चित्रित नहीं किया है, या कोई ऐसा रंग तो नहीं है जिसे गहरा या हल्का करने की जरूरत है। छठी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव वर्क पर फोकस नहीं कर सकते। आपके पास अपने बिलों का भुगतान करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने जैसी जिम्मेदारियां भी हैं। यह मेंटल स्टेट जरूरी है क्योंकि आपको अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। अंत में वह मेंटल स्टेट है जिसमें आपको आराम करने और खुद को तरोताजा करने की जरूरत होती है। इसे रिचार्ज मेंटल स्टेट कहा जाता है। काम से एक दिन की छुट्टी लें और कहीं घूमने जाएं। जब डेविड अपनी किताब को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं तो वह मसाज लेने चले जाते हैं। कभी कभी मजेदार वीडियो या फिल्में देखना भी मददगार हो सकता है। खुद को शांत करने और अपने दिमाग को आराम देने के तरीके खोजें। क्रिएटिव साइकिल। डेविड की दिनचर्या बहुत अजीब थी। डेविड रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सिर्फ अपनी किताब पर ध्यान देते थे। सुबह 4 बजे वे लाइट बंद कर देते, कंप्यूटर बंद कर देते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन डेविड दोपहर में तैयार होकर कॉफी शॉप चले जाते। वे कैफे में तब तक काम करते जब तक कि कैफे बंद होने का समय न हो जाए। इसे डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते हैं। यह एक रेपेटिटिव साइकिल है जिसमें आपको अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आराम करने का भी समय मिलता है। क्रिएटिव साइकिल में क्रिएटिविटी की 4 स्टेज होती हैं, जिसमें आप प्रिपेयर, इंक्यूबेट, इल्यूमिनेट और वेरीफाई करते हैं। क्रिएटिव साइकिल का समय पर आधारित होना जरूरी नहीं है। यह हफ्तों या यहां तक कि अलग अलग मौसमों पर भी आधारित हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिव सिस्टम्स। एक बार डेविड बड़ी मुसीबत में थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू लेना था। डॉक्टर रॉक डेविड के लिए इंस्पिरेशन थे। उन्होंने योर ब्रेन एट वर्क नाम की एक बुक लिखी थी, जिसकी मदद से डेविड यह समझ पाए कि क्रिएटिव वर्क में दिमाग कैसे काम करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडल मानते थे, लेकिन जिस दिन डेविड को डॉक्टर रॉक से बात करनी थी, उस दिन उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने जिस अपार्टमेंट को किराए पर लिया था, उसमें निर्माण कार्य चल रहा था और दिन भर शोर रहता था। पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती थी। दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी बुक लिखने के लिए पनामा सिटी चले गए थे, लेकिन वे अपने नए पड़ोस को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इंटरव्यू के लिए उन्हें अच्छी लोकेशन कहां मिलेगी। तीसरा, डेविड को पता था कि इस इंटरव्यू को फिर से स्केड्यूल करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे मशहूर लोग हमेशा बिजी रहते हैं। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो लाइफ में कभी कभी ही मिलती है। ऐसा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है, यह स्पष्ट था।
डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन डेविड के क्रिएटिव सिस्टम ने काम किया और उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा। किसी तरह अचानक उन्हें निराशा का एहसास होना बंद हो गया। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आखिरकार डेविड डॉक्टर रॉक के साथ रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। क्रिएटिव सिस्टम में एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जो आपको अपना क्रिएटिव वर्क करने में मदद करती है। यह आपको यह जानने में मदद करती है कि अपनी मेंटल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। क्रिएटिव सिस्टम आपके रचनात्मक चक्र और रचनात्मकता के चरणों को कवर करता है। यह मूल रूप से संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया की देखरेख करता है। एक क्रिएटिव सिस्टम को क्रिएटिविटी की मिनिमम डोज की जरूरत होती है। यह सबसे छोटी चीज है जो आप अपने क्रिएटिव वर्क को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं, तो आपकी मिनिमम क्रिएटिव डोज आपकी बुक का एक पैराग्राफ लिखना है। मिनिमम क्रिएटिव डोज आपको अपनी दूसरी प्रायोरिटीज पर फोकस करने में मदद करती है। क्रिएटिव वर्क के लिए ओपन लूप भी एक अच्छी चीज है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका खाना खत्म होने वाला है। आप सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना खरीदने के बारे में सोचते हैं। यह एक ओपन लूप है, क्योंकि जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं तब भी आपके दिमाग में बिल्ली का खाना खरीदने का ख्याल आता रहता है। ओपन लूप्स आपके दिमाग में जगह बनाए रखते हैं। यह मेंटल स्पेस तभी फ्री हो सकता है जब आप उस काम को पूरा कर लें, यानी बिल्ली का खाना खरीदें। यह एक नकारात्मक बात लगती है, लेकिन ओपन लूप्स आपकी क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद होते हैं या आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आइए उस उदाहरण पर वापस जाएं जहां आप एक लेखक थे और आप अपनी किताब के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे थे। यह आपके दिमाग में एक ओपन लूप बनाता है जिसे आप अगले दिन और आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इस तरह भले ही आप अपना पूरा दिन लिखने में न बिता पाएं, लेकिन आपको गिल्टी फील नहीं होगा। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे और मोमेंटम नहीं खोएंगे। क्रिएटिव सिस्टम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कई ओपन लूप्स हो सकते हैं। एक लूप आपकी कहानी के प्लॉट से जुड़ा हो सकता है, जबकि दूसरा कहानी के कैरेक्टर्स से जुड़ा हो सकता है। क्रिएटिव सिस्टम आपको बहाने बनाने से भी रोकता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए केवल कुछ मिनटों की जरूरत होती है। अब आइए हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में इस बुक के सभी चैप्टर्स से मिली सीखों को समझें, जिन्हें हमने अब तक पढ़ा और सुना है। सबसे पहले आपने जाना कि माइंड मैनेजमेंट क्या है। इसका मतलब है अपने काम को करने के लिए सही मेंटल स्टेट बनाना। इसका मतलब है खुद से पूछना कि मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो उस मूड में फिट हो जाए। दूसरा, आपने सीखा कि आप अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को खोजकर माइंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को अप्लाई करके कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप एक यूरेका मूवमेंट बना सकते हैं जो आपके क्रिएटिव वर्क में अचानक सफलता की तरह है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को खोजने के लिए आपको अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम की पहचान करने की जरूरत है। अधिकतर लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तीसरा, आपने अपनी क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस के बारे में सीखा। कुछ अमेजिंग बनाने के लिए आपको इन सभी स्टेजेस से गुजरना होगा। ये स्टेजेस हैं प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ये स्टेजेस आपको क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस को पूरा करने में मदद करते हैं। चौथा, आपने अपने क्रिएटिव वर्क और 7 मेंटल स्टेट्स के बारे में भी सीखा। प्रायोरिटी मेंटल स्टेट, एक्सप्लोरेशन मेंटल स्टेट, रिसर्च मेंटल स्टेट, जनरल मेंटल स्टेट, पॉलिशिंग मेंटल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट और रिचार्जिंग मेंटल स्टेट। पांचवां, आपने क्रिएटिव साइकिल के बारे में सीखा। यह क्रिएटिव वर्क करने और रेस्ट करने का समय निकालने का एक रिपीटिव साइकिल है। क्रिएटिव साइकिल यह तय करता है कि आपके लिए कौन सी समय सीमा काम करती है, चाहे वह 1 सप्ताह हो
एक महीना हो या एक मौसम। छठा, अपने क्रिएटिव सिस्टम को जाना। यह क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस और क्रिएटिव साइकिल की देखरेख करता है। यह एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो आपको सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है, जैसे कि क्या कदम उठाने हैं या उन्हें कैसे करना है। आज पूरी दुनिया तेज रफ्तार जिंदगी का तूफान बन गई है, जिसमें हर कोई जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे काम करने में एक अलग ही मजा है। इसीलिए उस प्रक्रिया का आनंद लें और जल्दबाजी न करें। जैसा कि एक कहावत है कि बड़ी चीजें उन्हीं को हासिल होती हैं जो उनका इंतजार करते हैं। यही बात हमारे वेदों में भी कही गई है कि जीत धैर्य में निहित है। तो मुझे आशा है कि आपको माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पर यह बुक समरी पसंद आई होगी। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।